इकोसिस्टम फॉर द इंडस्ट्री। आइडिया जो इंडस्ट्री पॉलिसी को डिपेंड करती है नॉट जस्ट द टारगेटेड इंटरवेंशन, पर ये सपोर्टिव एक ब्रॉडर इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है जो फॉस्टर करेगा इनोवेशन को, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को, फेयर कंपटीशन को। जीएसटी एक ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियल रिफॉर्म है। इंट्रोडक्शन जो हुआ जीएसटी का 2017 में, ये एक लैंडमार्क रिफॉर्म था जिसने सब्सिम किया है मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स को सिंगल यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर में। ये क्रिएट कर रहा है कॉमन नेशनल मार्केट। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म है, मतलब अगर टैक्स ऑन टैक्स लगा है तो आपको क्रेडिट वापस मिल जाता है। ये स्ट्रीमलाइन करता है लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये कई सारे स्टेट में क्या होता था कि चेक पॉइंट पे और एंट्री और एग्जिट पे जो है वेरी वेरी वेरिंग डिग्री ऑफ वो था, टैक्सेस थे। तो इसे इसने क्या किया है, स्ट्रीमलाइन किया है लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को। ठीक है, इसने सिंप्लीफाई किया है टैक्स कंप्लायंस को, ब्रॉडर टैक्स बेस को बढ़ाया है। 15 मिलियन लोग हैं टैक्स बेस के अंदर आए हैं रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। उसके अलावा रिड्यूस किया टैक्स इवेशन को, इंक्रीज किया ट्रांसपेरेंसी। जीएसटी कलेक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है, 9.4% का ग्रोथ देखा गया है। उसके अलावा जो है लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस, जीएसटी ने लोअर किया है प्रोडक्शन कॉस्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट कम किया है इसने। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट और उसके अलावा एंटी प्रॉफिटियरिंग एजेंसी भी है, तो लोग प्रॉफिटियरिंग नहीं कर पाते, तो उससे क्या होगा, गुड की प्राइस कम होगी, कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ेगी। पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करेंगे तो रिड्यूस हुआ है लॉजिस्टिक कॉस्ट में, रिड्यूस किया है इसने कैस्केडिंग इफेक्ट को। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन जो है कन्वीनियंट हो गया है, डेस्टिनेशन बेस्ड टेक्स्ट है, सिंप्लीफाई किया इसने रजिस्ट्रेशन को, और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट जो है ईज किया है उसने, और रिड्यूस किया है असेसमेंट, रिडक्शन हुआ है असेसमेंट में मल्टीपल अथॉरिटीज़। चैलेंजेस क्या है और डिफिकल्टीज़ क्या है? डिफिकल्टीज़ है एमएसएमई के लिए, ठीक है, जीएसटी कंप्लायंस करना, डिजिटल अडॉप्शन करना, टाइमली आईटीसी क्लेम करना, ये ठीक है, फाइल करना, रिटर्न को फाइल करना, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, डिले होता है, आईटीसी रिफंड में डिले होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट में रिफंड में डिले होता है, कॉम्प्लेक्सिटी और फ्रीक्वेंट अपडेट होते हैं। ठीक है, टैक्स रेट में बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, मतलब कि रॉ मटेरियल में है ज़्यादा टैक्स है, फिनिश प्रोडक्ट्स में कम टैक्स है। तो लोग क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, या तो फिर फिनिश प्रोडक्ट्स लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन में डिपेंड नहीं करते हैं। उसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज है, जैसे टेक्सटाइल हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, फेस करते हैं चैलेंज, क्योंकि वेरिंग डिग्री रेट है, वेरिंग वैरायटी ऑफ रेट है ऑन डिफरेंट मटेरियल एंड प्रोडक्ट, जिससे क्लासिफिकेशन इशूज होता है और हायर टैक्स स्लैब्स फॉर द सर्टेन आइटम। जीएसटी ने स्ट्रीमलाइन किया है इंडिया के इंडस्ट्रियल टैक्स सिस्टम को, इम्प्रूव किया है एफिशिएंसी को, कॉम्पिटिटिवनेस को। पर्सिस्टेंट चैलेंज है स्पेशली एमएसएमई के लिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, और सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज है जो रिक्वायर करते हैं पॉलिसी का अडाप्टेशन और सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए सस्टेन ग्रोथ के लिए। स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करेंगे तो स्टार्टअप जो होता है इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 2 लाख हो गए हैं अब। डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के हिसाब से 2 लाख स्टार्टअप है, और 130 प्लस जो है यूनिकॉर्न है। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव बात करेंगे तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है, सिंप्लीफिकेशन के लिए, फंडिंग के लिए, पार्टनरशिप के लिए। फंड है फॉर स्टार्टअप, 10,000 करोड़ का फंड सेबी के द्वारा, सेबी कैपिटल टू सेबी रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। उसके बाद ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में चैलेंजेस क्या है, फंडिंग विंटर, इकोसिस्टम जो फेस करते हैं फंडिंग विंटर। सिंस 2022 सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है वेंचर कैपिटल फंडिंग में, स्पेशली अर्ली स्टेज स्टार्टअप में। मतलब फंडिंग विंचर जब अर्ली स्टार्टअप होते हैं, वहाँ उनके पास पैसे का क्रंच होता है। उसके अलावा रिवर्स फ्लिपिंग कंसर्निंग ट्रेंड है, जहाँ इंडियन स्टार्टअप जो है शिफ्ट कर रहे हैं अपना डोमिसाइल ओवरसीज में, जैसे सिंगापुर, यूएसए, ताकि वो एक्सेस कर सके ग्लोबल कैपिटल को, बेनिफिट कर सके, जो मोस्ट फेवरेबल रेगुलेशन है उससे फेवर उसको वो कर सके, यूटिलाइज कर सके। हुरून रिपोर्ट जो है 2023 की, इसने नोट किया कि लार्ज नंबर ऑफ यूनिकॉर्न जो है जो फाउंड किए गए बाय इंडियंस, वो हेडक्वार्टर है आउटसाइड इंडिया। उसके बाद लैक ऑफ डीप टेक फोकस, डीप टेक्नोलॉजी का फोकस नहीं है, जैसे स्पेस टेक हो गया, डिफेंस टेक हो गया, बायोटेक हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, एडवांस मटेरियल में हो गया, इस पर फोकस नहीं है। डिजिटाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है मेजर ग्रोथ ड्राइवर है। इंडियन इकोनॉमी का डिजिटल इकोनॉमी जो है वो मेजर ग्रोथ ड्राइवर है। प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये प्रोजेक्ट टू कंट्रीब्यूट, ये कंट्रीब्यूट करेगा 20% जीवीए में बाय 2030। ओवर डिजिटल इकोनॉमी जो है हमारी थर्ड लार्जेस्ट है। अभी जो है नियरली 13% है, प्रेजेंटली 2025 में 13% है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है कि 20% पहुंच जाएगा, सरपास करेगा एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग को। एम्प्लॉयमेंट जो है डिजिटल इकोनॉमी से 15 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली एम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, 15 मिलियन 1.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट होती है। 58% जॉब जो है वो डिजिटली इनेबलिंग इंडस्ट्रीज में है। फाइनेंशियल इंक्लूजन ये प्रमोट करता है, जैसे कि इसके लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए है, जैसे कि जनधन योजना हो गया, जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो होता है उससे क्या होगा, लोगों के पास जो है एक्सेस बढ़ेगी, मनी का मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट लाया है, इसमें क्या है, इंडिया स्टेक है,
इसमें है यूपीआई है, आधार इनेबल्ड पेमेंट है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। चैलेंजेस क्या है, एक तो डिजिटल डिवाइड है, जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस है, जेंडर डिफरेंसेस है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। लो लिटरेसी है, डिजिटल लिटरेसी लो है, साइबर सिक्योरिटी और साइबर फ्रॉड का इशू है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बात करेंगे तो अनइंटरप्टेड सर्विस अवेलेबिलिटी का चैलेंज है, ठीक है। पावर सप्लाई नहीं हो पाती, लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस होता है। उसके अलावा रेगुलेटरी इशूज है, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन है, फिनटेक में और क्रिप्टो करेंसी में ये हिंडर करता है अडॉप्शन और इनोवेशन को। डिजिटल इकोनॉमी के इनिशिएटिव, पहला तो डिजिटल आइडेंटिटी और इंक्लूजन के लिए आधार है। डिजिटल लिटरेसी के लिए इंडिया स्टैक है, भाषिनी है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स है, स्टार्टअप इंडिया है। साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है। ई गवर्नेंस और डिजिटल सर्विस के लिए उमंग ऐप है, जिसमें यूनिफाइड है, ये यूनिफाई करता है कई सारी सर्विस को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराता है, इंश्योर कराता है। उसके अलावा डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस के लिए यूपीआई है, भीम है, ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए डिजिटल इंडिया मिशन है, भारत नेट है। और डिजिटल लिटरेसी के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण 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 डिजिटल साक्षरता अभियान है, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है, ठीक है। तो उसने क्या किया है, डिजिटल आइडेंटिटी भी दी है, डिजिटल लिटरेसी की बात की है, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल आइडेंटिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, डिजिटल पेमेंट सर्विस की बात की है, ई गवर्नेंस और डिजिटल सर्विस की बात की है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी की बात की है, सर्विस भी देना है, सिक्योरिटी भी देना है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है। फिर है कंपटीशन लॉ फ्रेमवर्क फॉर द डिजिटल एज, चैलेंज और चैलेंज ऑफ डिजिटल मार्केट। डिजिटल मार्केट जो ऑफन कैरेक्टर्स होती है नेटवर्क इफेक्ट और विनर्स टेक ऑल, जिसके पास पावर होती है वही पूरी सब चीज़ ले लेता है, विनर टेक्स ऑल डायनामिक्स होता है इसमें, जिससे क्रिएशन होता है पावरफुल मोनोपोलिस का। लिमिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, कंपटीशन एक्ट जो है 2022 का, ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, मतलब अगर कुछ गलती हो जाती है, कोई काम हो जाता है, उसके बाद ये इंटरवीन कर सकती है, ठीक है। तो मीनिंग द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ओनली इंटरवेन कर सकती है जब एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट जो है वो अकर हो जाए। ये ये पोस्टमार्टम करती है, ठीक है। डिजिटल डिजिटल इसके बाद है ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल, ये एड्रेस करता है इस चैलेंज को। न्यू न्यू बिल जो है प्रपोज करता है एक्स एंटी फ्रेमवर्क, ये सजेस्ट करता है कि डेजिग्नेशन ऑफ लार्जर डिजिटल प्लेटफॉर्म एज सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट डिजिटल इंटरप्राइज। जो लार्जर इंटरप्राइज है और प्लेटफॉर्म है, उन्हें पहले से ही जो है उन्हें मार्क दिया जाए, एज अ मार्किंग दी जाए, उन्हें जो है डेजिग्नेशन दिया जाए एज अ सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल इंटरप्राइज। ऑब्लिगेशन क्या होगा इनका, ये जो सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल इंटरप्राइज है, ये डेजिग्नेटेड फर्म जो है वो सब्जेक्ट होंगे टू द लिस्ट ऑफ क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, डूज और डोंट की उनके पास लिस्ट होगी। सच प्रोहिबिशन ऑन सेल्फ प्रेफरेंसिंग their own service and anti-steering, preventing users from accessing cheaper option outside the platform। ग्लोबल प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रपोज लो जो है इंस्पायर हुआ है ईयू का डिजिटल मार्केट एक्ट से। अब बात करेंगे अब हम बात करेंगे ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल फ्रेमवर्क, सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइज, सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइज। इसमें टारगेटेड रेगुलेशन, ये टारगेटेड रेगुलेशन की बात करता है, फोकस करता है डोमिनेंट प्लेयर पे डिजिटल मार्केट में। कोर डिजिटल सर्विस 10 टाइप्स की सर्विस में इंक्लूड है, ठीक है। ये डेजिग्नेशन जो होगा वो बेस्ड होगा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बेस पे होगा, मतलब उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, उसके यूजर की स्प्रेड क्या है, ठीक है। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो उसका डिस्क्रिप्शन होगा डिजिग्नेशन देने में। उसका प्राइमरी ऑब्लिगेशन क्या होंगे, सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट जो डिजिटल इंटरप्राइज है उसके पहला तो होगा सेल्फ प्रेफरेंसिंग, कोई फेवरिंग नहीं होगा, कोई फेवरिंग नहीं करेंगे किसी प्रोडक्ट पे, किसी प्लेटफॉर्म पे फेवरिंग नहीं होगी। रेस्ट्रिक्ट करेंगे थर्ड पार्टी के एक्सेस, अलाउ करेंगे यूजर्स को चेंज करें डिफॉल्ट सेटिंग और थर्ड पार्टी एप्स। एंटी स्टीयरिंग, नो रेस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन बिजनेस एंड एंड यूजर्स, ये किसी भी एंटी स्टीयरिंग, मतलब ये जरूरी ये नहीं करेंगे कि मतलब है ना अपने प्लेटफॉर्म में जो इनको पैसे दे रहा हो, जिनसे इनका रिलेशन अच्छा है उसकी ओर, उस ऐप की ओर, उस एप्लीकेशन की ओर, वेबसाइट की ओर ये डायरेक्ट करेंगे कस्टमर्स को, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। इम्पार्शियल रहेंगे। उसका टाइपिंग और बंडलिंग, कोई नो टाइपिंग नॉन एसेंशियल टू डिमांडेड सर्विस। उसके बाद है डेटा मिसयूज, नो क्रॉस यूटिलाइजेशन यूजर डेटा और अनफेयर डेटा एडवांटेज, कस्टमर के डेटा का अनफेयर यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने जो डेटा प्रोवाइड किया उसका अपने पर्पस के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए उस डेटा का यूज़ करेंगे। डिबेट और कंसर्न क्या है, द बिल जो है करंटली अंडर डिबेट है। सम इंटरेस्टेड प्लेयर जो है वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये स्टैफल करेगा इनोवेशन को, हर्ट करेगा स्मॉल बिजनेस को जो रिलाई करते हैं लार्जर प्लेटफॉर्म मार्केट एक्सेस के लिए। इंडिया का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिजीम की बात करेंगे तो ग्लोबल रैंकिंग हमारी 6th है, पेटेंट फाइलिंग में 4th है, ट्रेड फाइलिंग में 4th है, ट्रेडमार्क फाइलिंग में, पेटेंट फाइलिंग में 6 है, ठीक है। टॉप 10 में आते हैं ऑल 3 आईपी कैटेगरीज में, चाहे पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो या इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो।
विपो की रिपोर्ट 2022 के हिसाब से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसमें हमारी रैंक 39 थी 2024 में, जबकि 2015 में जो है 81 थी। तो सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट हुआ है। पेटेंट फाइलिंग और ग्रांट जो हमारी बढ़ी है, डोमेस्टिक फाइलिंग जो हमारी इंप्रूव हुई है, ठीक है, 50% इंक्रीज हुई है 2000 फाइनेंशियल ईयर 2024 में। उसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो पेटेंट फाइलिंग जो होती है डोमेस्टिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा वो ट्रिपल हुई है। वुमेन एप्लीकेंट की बात करेंगे तो 15 से बढ़कर वो 5000 प्लस हो गई है। पहले 15 थी वुमेन एप्लीकेंट, वो बढ़कर 5000 प्लस हो गई है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की बात करेंगे तो पेटेंट एक्ट है, ठीक है, गवर्न किया जाता है उससे। उसके अलावा कॉपीराइट एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट जो इंप्लीमेंट कर रही है एक न्यूमरस रिफॉर्म, जैसे कि नेशनल आईपीआर पॉलिसी है। उसके अलावा पेटेंट अमेंडमेंट रूल है, ये स्ट्रीमलाइन करता है एप्लीकेशन प्रोसेस को, रिड्यूस करता है फी स्टार्टअप के लिए, एमएसएमई के लिए, एक्सपेडाइट करता है एग्जामिनेशन की प्रोसीजर रिफॉर्म। गवर्नमेंट जो है सिंप्लीफाई कर रही है प्रोसेस को, रिड्यूस कर रही है फी स्टार्टअप के लिए और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, एक्सपेडाइट कर रही है एग्जामिनेशन की प्रोसेस जो है उसे स्ट्रेंथन कर रही है और एक्सपेडाइट कर रही है, स्विफ्ट को बना रही है। ठीक है। चैलेंजेस क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंडिंग माई लो है, कमर्शियलाइजेशन लो है, इन्फोर्समेंट लो है, ठीक है। लेंथी पेटेंट एग्जामिनेशन बहुत लेंथी है, 30 से 45 42 मंथ लग जाते हैं स्टैंडर्ड एप्लीकेशन के लिए। इंटरनेशनल स्क्रूटिनी, ठीक है, कई सारे होता है कि हमारा पेटेंट हमारे यहाँ ब्रीच होता है तो इंटरनेशनल स्क्रूटिनी होती है। यूएसए की जो स्पेशल 301 रिपोर्ट है उसमें हम जो है स्पेशल कंसर्न सिटी कंट्रीज़ की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। मतलब हम हमारे यहाँ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसका इफेक्टिव जो प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है, तो ये कंसर्न है। तो इससे है ना ये डिसइंसेंटिवाइज करता है जो इनोवेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसको डिसइंसेंटिवाइज करता है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी कंट्री में उतने नहीं हो पाते, ये वन ऑफ द इशू है। और ये यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज जो उनका एलिगेशन है कि इंडिया में जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का प्रोटेक्शन नहीं होता है। उसके अलावा कुछ एवरग्रीनिंग के इशू है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एस्पेक्ट क्या है आईपीआर का। पहला तो प्लांट ब्रीडर राइट्स, आईपीआर का इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर में बात करेंगे तो प्लांट ब्रीडर राइट, जिसने सीड बना है उसका एक डिस्टिंक्ट राइट रहता है 15 से 18 साल के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और मार्केट कर सकते हैं प्रोटेक्टेड वैरायटी को। उसके अलावा फार्मर को भी राइट दिया गया है हमारे यहाँ, ये राइट है फार्मर के पास, के फार्मर जो राइट है उनके पास सेव करना, यूज़ करना, सो करना, रीसो करना, एक्सचेंज करना और सेल करना फार्म सीड, पर वो उससे ब्रांडिंग नहीं दे सकते। चैलेंज क्या है सीड सोवरेनिटी में? तो पेटेंटेड जीएम सीड जो है जैसे कि बीटी कॉटन, वो थ्रेटन करते हैं ट्रेडिशनल जो सीड्स वैरायटी है उसको। हमारे जो फार्मर है उनकी डिपेंडेंस बढ़ जाती है कॉर्पोरेट के ऊपर और उससे डेट रेप हो जाता है। 95% जो इंडिया की सीड है वो कंट्रोल कर, इंडिया की कॉटन सीड है वो मॉन्सेटो कंट्रोल करता है। ये इससे फार्मर में सुसाइड बढ़ रही है क्योंकि एक ही कंपनी के ऊपर डिपेंडेंस है, उसकी मोनोपोली आ जाती है। प्राइस जो होता है वो एग्जॉर्बिटेंटली हाई होता है, ठीक है। पेप्सिको ने लॉसूट किया था इंडियन पोटैटो फार्मर के अगेंस्ट, जिसने हाईलाइट किया था, जो हाईलाइट करता है कॉम्प्लेक्सिटी। जो सीड सॉवरेनिटी है, मतलब कंपनियां क्या करती है अपने सीड पे अपनी मोनोपोली बना लेती है और फिर फार्मर को महंगे रेट में बेचती है। और फार्मर जो है अगर उसे बेचते हैं या फिर उसे यूज़ करते हैं अपने अपने आप यूज़ करते हैं उसे और उस कंपनी के साथ कांटेक्ट नहीं रखते हैं तो उनके ऊपर जो है कंपनी केस कर देती है, ठीक है। तो यहाँ उनके राइट का वायलेशन होता है और यहाँ हमारी सीड सॉवरेनिटी को हर्ट करता है ये। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करेंगे फॉर इकोनॉमिक रेजिलियंस। इंश्योरेंस सेक्टर जो है क्रिटिकल है मोबिलाइज करने के लिए सेविंग, ये प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंस की बात करेंगे इंश्योरेंस की इंडिया में। डेवलपिंग इकोनॉमिक हमारी डेमोग्राफिक शिफ्ट जो हो रहा है, एडर पॉपुलेशन जो है ग्रो हो रही है, ये क्रूशियल सेफ्टी के लिए नेप्ट है, ये क्रूशियल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कैटलिस्ट है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, ये रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करता है, हाउस होल्ड की रेजिलियंस प्रोवाइड करता है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ और वेल्थ इससे होता है। ये मोबिलाइज करता है सेविंग को जिसे हम चैनलाइज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है ये नेशनल जीडीपी में, ठीक है। रिड्यूस करेगा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड रिड्यूस करेगा हेल्थ एक्सपेंडिचर को। इसके लिए गवर्नमेंट ने लाया है आयुष्मान भारत है, बेटर हेल्थ आउटकम होंगे इससे, ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव होगा, रिड्यूस करेगा हाउस होल्ड का हेल्थ केयर कॉस्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करेगा, ये एक्सटेंड करेगा इंश्योरेंस फाइडर पॉपुलेशन को, ठीक है। ये पर्टिकुलरली फोकस करता है रूरल एरिया में, की कंपोनेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन एजेंडा। ये डेमोक्रेटाइज करेगा फाइनेंशियल एक्सेस टू फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, ठीक है। और हेल्थ हेल्थ सर्विस के एक्सेस को ये डेमोक्रेटाइज करेगा। ये सिक्योरिटी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, सेफ्टी नेट प्रोवाइड करेगा अनफोर्सिन इवेंट के लिए, मेडिकल इमरजेंसीज और एक्सीडेंट में ये हमारे लिए एक इमरजेंसी क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। ये प्रोटेक्ट करता है हमारी फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस से, ठीक है। ये स्पेशली क्रूशियल है। अनटाइमली जो डेथ हो जाती है फैमिली मेम्बर की, ये रिस्क मैनेज करता है, ये ट्रांसफर करता है रिस्क इंडिविजुअल से इंश्योरर की ओर, ये मिनिमाइज करता है फाइनेंशियल इंपैक्ट लॉस का, ये इंकरेज करता है इन्वेस्टमेंट और एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी को, ठीक है। और ये हाउस होल्ड की रेजिलियंस बढ़ाता है, मतलब ये प्रोटेक्ट करता है नेगेटिव इकोनॉमिक कंसिक्वेंस से हाउसेस को, ये प्रिवेंट करता है सेल
प्रोडक्टिव एसेट्स का, ये प्रोटेक्ट करता है लाइवलीहुड को आफ्टर रिस्क इवेंट और मेंटेन करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फैमिली के लिए। चैलेंजेस क्या है? पेनिट्रेशन लो है, मतलब कि प्रीमियम एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी, मतलब कितना प्रीमियम आ रहा है और कितने कितने परसेंट ऑफ जीडीपी है। प्रीमियम जो है 3.7% ऑफ जीडीपी है, तो पेनिट्रेशन लो है। ठीक है, ग्लोबल एवरेज जो है 7% है, हमारा जो है 3.5%, नियरली 3.7% है। ठीक है, और इंश्योरेंस डेंसिटी मतलब एक बंदा कितना पर कैपिटा प्रीमियम, मतलब एक बंदे का कितना प्रीमियम आ रहा है, तो पर कैपिटा प्रीमियम जो है $95 है। हाईलाइट करता है वास्ट प्रोटेक्शन गैप है, मिसिंग मिडल है, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर वर्कफोर्स जो है वो पुअर, वो इनफ नहीं है, वो एडिक्वेटली जो है अवेल नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसको अवेल नहीं कर पा रही है। ठीक है, ये अनकवर्ड है, लार्जली अनकवर्ड रहते हैं। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव बात करेंगे तो इंश्योरेंस फॉर ऑल है बाय 2047, उसके अलावा बीमा सुगम है। ये प्रपोज वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सभी इंश्योरेंस जरूरत के लिए जरूर इंश्योरेंस जो चीज़ें हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म में आपको मिले सर्विस मिल जाती है। उसके अलावा बीमा वाहक है, ये वुमेन लेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। एनहांस करना है पेनिट्रेशन रूरल एरिया में इंश्योरेंस का। एफडीआई लिबरलाइजेशन, एफडीआई को लिबरलाइज किया है गवर्नमेंट ने, 100% कर दिया है अट्रैक्ट करने के लिए कैपिटल और एक्सपर्टीज। उसके अलावा आयुष्मान भारत, ये बेनिफिशियरी, इसके 55 करोड़ बेनिफिशियरीज है। ये पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसके बाद बात करेंगे फाइनेंसिंग द ग्रीन इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन, अचीव करना है इंडिया को नेट जीरो एमिशन बाय 2070। ये रिक्वायर करता है मैसिव इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, डिकार्बनाइज करना है इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिकार्बनाइज करने में मेजर फोकस होना चाहिए। बजट फाइनेंसिंग गैप है, एस्टिमेट जो सजेस्ट करता है कि इंडिया को अंडर $10 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने की जरूरत है अगर हमें नेट जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को अटेन करना है। पब्लिक फंड जो अलाउंस जो है वो सफिशिएंट नहीं है। गवर्नमेंट और रेगुलेटरी इनिशिएटिव क्या है? सोवन ग्रीन बॉन्ड है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है और सेबी का फ्रेमवर्क है ग्रीन डेट सिक्योरिटीज़ के लिए। चैलेंज क्या है? अट्रैक्ट करना है हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करना इस लार्ज स्केल पे, वो एक चैलेंज है। डेवलप करना है रोबस्ट मार्केट ग्रीन फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, एक चैलेंज है। इंश्योर करना है क्रेडिबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो ग्रीन प्रोजेक्ट में, अवॉइड करना है ग्रीन वॉशिंग को, ये एक चैलेंज है। तो ग्रीन वॉशिंग ना हो, मतलब कि वो बोल रहे हैं कि हम जो है ग्रीन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब कि एनवायरमेंट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पर अगर हम अंदर में डीप डाइव करते हैं तो पता चलता है कि ये सब एक छलावा था। स्ट्रेटेजिक डिबेट है एंड फ्यूचर आउटलुक, ये सेक्शन जो है एक्सप्लोर करेगा न्यू की फ्रंटियर जो डिफाइन करेंगे इंडिया की फ्यूचर इंडस्ट्रीज को। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ की डिबेट की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी जो है डिक्लाइन इन इंडिया, स्लोइंग स्लोइंग ग्रोथ ट्रेंड। देखते हैं कि हमारी ग्रोथ रेट जो है 1990 से 2000 के बीच में 10 से 15% थी, अब जो है स्टेगनेट कर गई है ग्रोथ 2015 के बाद। ग्लोबल प्रोडक्टिविटी गैप की बात करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है हमारा पर कैपिटा जो प्रोडक्टिविटी है और पर कैपिटा इनकम जो है वो लोअर है एज कम्पेयर टू द ग्लोबल एवरेज। 1/5 ऑफ द यूएस प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है पर वर्कर जो है 1/5 है यूएसए की जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है उससे। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे सेक्टर डिक्लाइन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो ओवरऑल ग्रोथ रेट जो है डिक्लाइन हुआ है, ये डायरेक्ट इंपेक्ट कर रहा है हमारी प्रोडक्टिविटी को। इन्वेस्टमेंट जो है वीकेंड, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी जो है फॉल्टर की है 2015 से। एम्प्लॉयमेंट जो है वो कोलैप्स की है, 2016 में 51 मिलियन जो थे, अब 2023 में 36 मिलियन जॉब है, 30% डिक्लाइन हुआ है। डिस्पाइट टू ग्रोइंग वर्किंग एज पॉपुलेशन, हमारी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है उसमें डिक्लाइन हुआ है। उसके अलावा स्ट्रक्चरल बेरियर्स है, इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है, सैलरी लो है, पूर बेनिफिट दिए जाते हैं, रेगुलेटरी हर्डल्स है लैंड लेबर का। उसके अलावा लेबर मार्केट जो है स्लैक है, रिड्यूस हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव जो है वो रिड्यूस हो रहा है। और सर्विस सेक्टर की बात करेंगे तो लार्जेस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूशन में 55% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है जॉबलेस ग्रोथ हुई है, मतलब कि जीडीपी में शेयर तो इसका 55% है, पर एम्प्लॉयमेंट जो है नियरली 31% ही कर रहा है, तो मतलब 23.7% का गैप है। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ है, ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर में ज़्यादा फोकस नहीं होता, वहाँ जो ग्रोथ है लो है, और कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है वहाँ ग्रोथ जो है हाई है, एक्सपोर्ट हाई है। रीजनल डिस्पैरिटी की बात करेंगे तो हाईएस्ट है 85%। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में मेजर कंट्रीब्यूशन जो है सर्विस सेक्टर का है। और जो लेस डेवलप्ड एरिया है जैसे कि सिक्किम हो गया, वहाँ जो है सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है लेस देन 50% है, नियरली 30% है सिक्किम केस में। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट, ग्लोबल रैंक की बात करेंगे तो हम एक्सपोर्ट में 5th रैंक पे आते हैं सर्विस सेक्टर में। वर्ल्ड शेयर हमारा 4.5% है नियरली। इंडिया एक्सपोर्ट करता है सर्विस में, इंडिया 44% जो है सर्विस एक्सपोर्ट करता है। हमारा 12% जो है डिजिटल ग्लोब है, ग्लोबली हम जो है डिजिटली 12% जो है डिजिटली ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करते हैं। उसके बाद बात करेंगे एफडीआई की बात करेंगे तो 15 बिलियन एफडीआई फ्लो हुई थी 2024 में, ये हाईएस्ट है अमंग ऑल द सेक्टर। तो एफडीआई भी है, एफडीआई भी सर्विस सेक्टर में ज़्यादा होती है, तो स्क्यूड ग्रोथ है सर्विस सेक्टर के केस में। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर की बात करेंगे तो जीडीपी में 55% है, एम्प्लॉयमेंट 31% है, 5th है ग्लोबल रैंक पे। ठीक है, 15 बिलियन एफडीआई और 73% एक्सपोर्ट शेयर है हमारा।
ये हमारा हो गया सर्विस सेक्टर भी। अब बात करेंगे केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ। इससे जॉब क्रिएशन होता है। मैन्युफैक्चरिंग जो है एब्जॉर्व करेगा, जो एग्रीकल्चर में 55% जो वर्कफोर्स है एग्रीकल्चर से बाहर जाएंगे, तो वो उसे एब्जॉर्व करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ग्रोथ होना चाहिए उसका। ये प्रूवन डेवलपमेंट पाथ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो ग्रोथ को प्रमोट करती है। और जो इंडिया में जो अभी मैन्युफैक्चरिंग शेयर है वो स्टेगनेट हो गया है 20% के बिलो। तो हमें इसे इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इससे सेल्फ रिलायंस प्रमोट होगा, डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा। ठीक है, हमारी जो सेल्फ रिलायंस है वो बढ़ेगी। ये एड्रेस करेगा जॉबलेस ग्रोथ जो है उसे इशू को एड्रेस करेगा। सर्विस लेड ग्रोथ से ये नेचुरल एडवांटेज है और लो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत होती है इसमें। ये कंट्रीब्यूट करता है। नियरली 45% जो है ऑफ सर्विस सेक्टर जीवीए जो है ग्रोथ हुआ है। कम फ्रॉम वो 45% जो ग्रोथ हुआ है सर्विस सेक्टर में वो फाइनेंस और रियल एस्टेट से हुआ है। ये क्लाइमेट फ्रेंडली एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है। सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो इको फ्रेंडली होता है। ये रिक्वायर करता है मिनिमल प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट। इससे स्टेबिलिटी आती है और ट्रेड सरप्लस आता है। ट्रेड सरप्लस ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये बफर प्रोवाइड करता है। हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में बफर प्रोवाइड करता है। ये रैपिड ग्रोथ है इन डिजिटली डिलीवर्ड सर्विस। ये रैपिड ग्रोथ हो रहा है। डिजिटल डिलीवर्ड सर्विस जो है एक्सपोर्ट जो है ग्रो हुआ है, 4 टाइम्स ग्रो हुआ है 2005 से 22 के बीच में। मतलब इसका ग्रोथ पोटेंशियल है वो सब्सटेंशियली हाई है। और पास्ट में हमने देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि 2005 से 25 के 2005 से 22 के बीच में 4 टाइम इंक्रीज हुआ है इसके एक्सपोर्ट में। वे फॉरवर्ड क्या है? ट्विन इंजन अप्रोच। ये डिबेट है कि हमें ट्विन इंजन अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। ग्रोथ स्ट्रेटेजी में हमें लेवरेज करना चाहिए दोनों सेक्टर को, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को नहीं और सिर्फ सर्विस सेक्टर को नहीं। मैन्युफैक्चरिंग जो है लेबर इंटेंसिव और सर्विस सेक्टर जो है कैपिटल इंटेंसिव, दोनों का कंबाइंड यूज होना चाहिए, जिससे साइमल्टेनियसली हम जो है हाई वैल्यू सर्विस को प्रमोट कर सके और इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट कर सके, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट कर सके, जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर, फूड प्रोसेसिंग। इंडिया की स्ट्रेटेजी ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शिफ्ट हो रहा है। इंडिया जो मूव कर रहा है फ्रॉम द कॉशियस अप्रोच टू एक्टिवली नेगोशिएट कर रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। की पार्टनर जैसे कि यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके और ईयू। बेनिफिट क्या है? इससे इनहेंस करेगा, हमारी मार्केट एक्सेस मिलेगी, हमें ट्रेड लिबरलाइजेशन होगा। ये अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट को। जैसे इंडिया और EFTA टेपा हुआ है जो $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। ये 1 मिलियन जॉब क्रिएट करेगा 15 साल के अंदर अंदर, बूस्ट करेगा एक्सपोर्ट को। ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बूस्ट हुआ। एक्सपोर्ट टू साफ्टा जो है ग्रू हुआ 13 बिलियन से जो 31 बिलियन हो गया। ठीक है, एक्सपोर्ट टू आशियान जो है 34 बिलियन से 40 बिलियन हो गया इन द सेम पीरियड। उसके बाद सर्विस सेक्टर लिबरलाइजेशन होगा इससे। ठीक है, उसके बाद ईज करेगा ये प्रोफेशनल मोबिलिटी। जो प्रोफेशनल है इंडिया से यूके में जा सकेंगे। FTA जो इंडिया यूके बीच में FTA हुआ है एग्जाम करता है वर्कर को सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन के लिए 3 साल के लिए। उन्हें सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ईज करता है प्रोसेस को। उसके अलावा सप्लाई चेन में इंटीग्रेशन करेगा, रेजिलियंस लाएगा और हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेगा। चैलेंजेस है कि इन्वेस्टमेंट की प्लेजेस जो है उसको कंडीशनल है। इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस जो है वो एग्रीमेंट में, जैसे कि टेपा में, वो डिपेंड करती है हाई ग्रोथ और हाई ग्रोथ और हाई रिटर्न। ठीक है, टैरिफ कंसेशन पे लिए कंडीशनलिटीज़ है, ये कंडीशनलिटीज़ है। फ्री राइडर का रिस्क है। इन सर्विस एग्रीमेंट जो वो अलाउ करते हैं कंपनीज फ्रॉम नॉन FTA कंट्रीज टू बेनिफिट विदाउट द रेसिप्रोकल एक्सेस फ्रॉम द होम कंट्रीज। तो ये ऐसा हो सकता है कई सारी कंट्रीज जो है जिनका हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं है वो वाया वाया होके तो दूसरा रूट लेके, ठीक है, हमारे यहाँ आ जाए और हमारे यहाँ जो सेक्टर है उसमें जो है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। उसके अलावा IPR की इश्यूज रहता है। उसके अलावा थ्रेट है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो रहती है कि गवर्नमेंट बताती है कि हम MSME से इतना लेंगे, तो उसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहती है उसको हमें अब नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चैलेंजेस है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। हमारे जो सेल्फ रिलायंस का इनिशिएटिव है उसको उससे कॉन्ट्रास्ट हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट होता है सेल्फ रिलायंस के गोल से, नेशनल सेल्फ रिलायंस के गोल से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कंसर्न ओवर द इन्फ्लक्स ऑफ गुड्स। जो रूल ऑफ ऑरिजिन है, इंडिया चाहता है कि रूल ऑफ ऑरिजिन स्ट्रॉन्ग हो। ये प्रिवेंट करता है गुड्स जो नॉन FTA कंट्रीज है उससे ना आ जाए, स्पेशली चाइना जो फ्लड कर देता है हमारी मार्केट को, फ्लड कर देगा और हमारी जो इंडिया डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसे खपत करेगा। इंक्लूजन होता है नॉन ट्रेड इश्यूज़ का, जैसे कि एनवायरमेंट हो गया, लेबर हो गया, ह्यूमन राइट्स, तो ये इश्यूज़ है। लो FTA यूटिलाइजेशन रेट। इंडिया का FTA यूटिलाइजेशन रेट जो है आसियान के साथ वो बिलो 50% है। ये अंडर यूटिलाइजेशन होता है FTA का। इंडिया साउथ कोरिया जो सेपा कंसर्न है। इंडिया एक्सपोर्ट को जो है कोरिया में ड्रॉप्ड हुआ है 8 बिलियन से अब 6 बिलियन हो गया है। अनरिजॉल्व एक्सेस टू स्टील मार्केट केस स्टडी बात करेंगे तो इंडिया UAE का सेपा जो है वो इनएडवर्टेंटली क्रिएट करता है एक मेजर लूपहोल। ये अलाउ करता है अनलिमिटेड ड्यूटी फ्री गोल्ड इंपोर्ट। ग्लोबल सप्लायर जो एक्सप्लोर कर रहे हैं इस रीराउटिंग शिपमेंट को थ्रू द UAE एविट करने के लिए। इंडिया का जो स्टैंडर्ड 15% टैरिफ है उसको अवॉइड करने के लिए जो UAE के थ्रू हमारे यहाँ एंटर हो रहे हैं। इन रिस्पॉन्स गवर्नमेंट ने कट किया है जनरल इंपोर्ट ड्यूटी जो है टू 6% एज ए पार्शियल फिक्स। हाई ओवर जो ट्रेड डेफिसिट है विद द UAE वो अभी भी 70% है। सिग्निफिकेंट गिवन द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, वायबल सॉल्यूशन है रीनेगोशिएट करना सेपा, रिवोक करना टू रिवोक दिस स्पेसिफिक कंसेशन और कर्व करना द मिसयूज ऑफ ट्रेड रूट।
जो रीराउटिंग होती है और ट्रेड रूट का मिसयूज़ होता है, इसे हमें कम करने की ज़रूरत है और इफेक्टिव कॉशियस एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। सजेशन, एफटीए के सजेशन के लिए पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रीटी होनी चाहिए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट सभी कंपोनेंट को इफेक्टिवली टैकल करना है, सिमिलर टू द प्रीवियस एफटीए विद जापान एंड कोरिया, क्लियर लेवरेज करना है नेगोशिएशन को, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन करनी है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट को बूस्ट करने के लिए इन्वेस्टर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, जिससे फॉरेनर इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा, क्लियर और कंसिस्टेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क होनी चाहिए, वेल डिफाइंड पॉलिसीज होनी चाहिए, कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए, गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट के लिए इंडिया जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए उसकी एबिलिटी, ताकि वो यूज़ कर सके अपने पब्लिक प्रोक्योरमेंट को प्रमोट करने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। उसके अलावा बूस्ट करना चाहिए एफटीए यूटिलाइजेशन, इंडिया को जो अंडर यूटिलाइजेशन है एफटीए का उसे एड्रेस करना चाहिए। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एनालिसिस की बात करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करेंगे, तो ये कंक्लूड हुआ मई 2025 में। ये 3 साल के नेगोशिएशन के बाद ये सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। ये एम है, इसका एम है डबल करना है। जो हमारा बायलेटरल ट्रेड है 60 बिलियन से लेकर अब जो है 120 बिलियन तक 2030 तक लेके जाना है। इसका की प्रोविजन है, टैरिफ को एलिमिनेट करेगा। 99% जो इंडिया का एक्सपोर्ट है यूके में और 90% जो यूके एक्सपोर्ट है इंडिया में, उसमें जीरो टैरिफ लगेगा। टैरिफ रिडक्शन होगा, कार में 100% से 10% हो जाएगा, विस्की में कम होगा। उसके अलावा सर्विस और मोबिलिटी की बात की है, प्रोफेशनल की मोबिलिटी को ईज करेगा। 3 साल तक सोशल सिक्योरिटी एग्जाम्पशन दिया जाएगा। 60,000 IT प्रोफेशनल जो है वो बेनिफिट करेंगे एनुअली। इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ाएगा, ये एफडीआई को बूस्ट करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट करेगा। यूके की एफडीआई जो है इंडिया में वो इंक्रीज होगी, 5 फोल्ड इंक्रीज हुई है। 2014 से 23 के बीच में 5 फोल्ड इंक्रीज हुई है यूके की एफडीआई इंडिया में। उसके अलावा सेक्टरल बेनिफिट, इंडिया के सेक्टर जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर और ऑटो पार्ट जो है वो ग्रो करेंगे, और यूके में ऑटोमोटिव, बेवरेजेस और मेडिकल डिवाइस सेक्टर जो है वो बेनिफिट करेंगे। चैलेंज क्या है? एक तो है, पहला चैलेंज, ये कंपटीशन का इंक्रीज करेगा इंडियन इंडस्ट्री के लिए कंपटीशन, ठीक है, ऑटोमोबाइल और मेडिकल डिवाइस के लिए। रेगुलेटरी कंपायंस, ये हमें हमें ज़रूरत है कि हमारा जो न्यू डिजिटल ट्रेड है और आईपी रूल्स है उसे हम अडाप्ट करें, अडेप्टेबिलिटी का इशू है। उसके अलावा ट्रेड बैलेंस, तो पोटेंशियल लॉन्ग टर्म कंसर्न है इंडियन ट्रेड बैलेंस के लिए। तो हमारे लिए ये जो है ट्रेड डेफिसिट हो सकता है लॉन्ग टर्म में, अगर हमने अपनी कॉम्पिटिटिवनेस पे ध्यान नहीं दिया और हमने जो है अपनी एफिशिएंसी को, अपनी प्रोडक्टिविटी को एम्फेसाइज नहीं किया और इंप्रूव नहीं किया तो। ठीक है, इंडिया और यूके का एफटीए जो है ऑफर करता है सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए, पर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन जो है, अडॉप्टेशन जो है वह एसेंशियल है, वो एसेंशियल है।